Hello everyone. Welcome to Exam Success Mantra. Myself Sonali Bharadwaj. Guys, आज हम करेंगे हमारा लास्ट लेसन 7th क्लास की हिस्ट्री का, जो कि हमारा बचा हुआ था। हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी तक किसी को कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में रिलेटेड टू सीटेट कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट? तो देखिए गाइस, देखिए हमारा जो 7th क्लास है, हमारी जो 7th हिस्ट्री है, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 1 सेकेंड, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। वन सेकेंड, थिंक देर इज अ प्रॉब्लम। यस, देखिए एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी हम 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं जो टाइम पीरियड है उसको आप ध्यान रखिए, उसको रिमेंबर रखिए, क्योंकि उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है कई बार आ जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज होते हैं। कैसे कि जो हमारा 7th क्लास की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं उसका टाइम पीरियड है 7वीं 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं 19वीं शताब्दी के बीच का टाइम पीरियड। राइट? 7वीं 8वीं शताब्दी से लेके 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड है आप लोगों को मिलेगा 7th क्लास की हिस्ट्री के अंदर। 7वीं शताब्दी से पहले का आपको टाइम पीरियड मिलेगा 6th क्लास में, और 18वीं शताब्दी के बाद का जो टाइम पीरियड मिलेगा वो आपको मिलेगा 8th क्लास की बुक के अंदर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए। मेडिवल हिस्ट्री जो है हमारी कब से कब तक की है? 750 से लेके 1700 या 1750 तक के बीच का जो टाइम पीरियड है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, और ईस्वी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर ये 18वीं शताब्दी तक की जो टाइम पीरियड है इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट के ऊपर। राइट, अपनी हिस्ट्री के ऊपर आते हैं तो देखते हैं हमारा जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ था वो कौन सा है। लेसन नंबर 10 है। इसके अंदर 18वीं शताब्दी में अलग अलग राजनीतिक दलों का उदय हुआ था। तो वो कौन कौन से राजनीतिक दल थे, राजनीतिक गठन कौन कौन से हुए थे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए लेसन नंबर 10, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, कौन कौन से राजनीतिक गठन हुए थे। पहला पॉइंट है इसका, आप लोगों को देखिए डिटेल में अगर मैं आप लोगों के सामने पैराग्राफ की फॉर्म में हर एक चीज रखूंगी तो वो आप लोगों को याद नहीं रहेगी। तो पैराग्राफ की बजाय मैं आप लोगों के लिए पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन है वो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर आप लोगों के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे। जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे वो ध्यान दें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड है। लास्ट ईयर के जो पॉइंट्स हैं सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। आप लोगों को बुक उठाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई बुक मत उठाइए, सिर्फ इन्हें पढ़ें और आप लोगों का पेपर 100% क्लियर होगा। इसमें से 99.9% क्वेश्चन जो हैं हिस्ट्री के डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर आप मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। नेक्स्ट है नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, वह संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था दिल्ली पर? 1739 में, 1739 में। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18वीं शताब्दी का ही है। आप इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वो 7वीं 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ है उन सब चीजों के बारे में है, कि कौन से नगर इस टाइम पे विकसित हुए थे, किस तरह का व्यापार चल रहा था, कौन कौन से राजा महाराजा जो थे यहाँ पर इस टाइम पीरियड के अंदर आए थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को इस टाइम पीरियड के अंदर दिखाई देंगी। तो अब यही है 18वीं शताब्दी के 3 राज्यों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। उस टाइम में जो राज्य थे 3 अलग अलग उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। क्या था? पहला
अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। ठीक है, पहले वो उन राज्यों में बांटा गया है जो कि पहले मुगल प्रांत थे, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा पार्ट, दूसरा भाग कौन सा है राज्यों का? वो राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। उनमें कई राजपूत प्रदेश शामिल थे, यानी कि वो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, उनकी स्वतंत्र सत्ता थी। एक वो जो मुगल प्रांत थे, दूसरे वो जो स्वयं स्वतंत्र थे। नेक्स्ट है तीसरी श्रेणी में वो आते थे मराठे, सिख और जाटों के राज्य आते थे। ये विभिन्न आकार के थे। इन्हें कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के राज्यों को किन तीन समूहों में बांटा जा सकता है? पहला है अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे शासक जो कि मुगल प्रांतों के अधीन थे, जो मुगलों के अधीन थे। दूसरे जो स्वतंत्र थे, और तीसरे वो राज्य आते हैं जिन्होंने मुगलों से अपनी स्वतंत्रता छीनी थी, यानी कि उनसे लड़ाई करके अपने आप को खुद वो स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, तो तीसरी श्रेणी में कौन से थे? मराठे हो गए, सिख हो गए, जाट आ गए, उनके राज्य आते थे। इन्होंने क्या किया था? लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। नेक्स्ट आता है पुराने मुगल प्रांत। कौन से थे? जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि मुगल प्रांत कौन से थे, उनको ही थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब इनके बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं स्टूडेंट, तीनों से ही रिलेटेड, क्योंकि इनके संस्थापक बताए हुए हैं। अवध, इसका संस्थापक सआदत खान था। इन्हें 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल, किसके अंडर? मुर्शीद कुली खां के अंदर था ये। ठीक है, हैदराबाद, निजाम उल मुल्क आसफ जहा के अंडर ये जो राज्य था ये काम करता था। ठीक है, तो पहला अवध किसके अंडर था? सादत खां के। सेकंड बंगाल जो था मुर्शीद कुली खां के अंडर काम करता था। हैदराबाद राज्य किसके अंडर चलता था? निजाम उल मुल्क आसफ जहा। याद रखने हैं तीनों, और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिख। अब सिखों के बारे में पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और बाद में मिसलों में स्थापित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती हैं। देखिए, दल खालसा क्या था, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में बांटा, उसके बाद मिसलों में स्थापित किया, और इन दोनों की जो संयुक्त सेनाएं थी वो क्या कहलाती थी? दल खालसा कहलाती थी। दल खालसा की बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, जिन्हें गुरुमता कहा जाता है। गुरु के प्रस्ताव, वर्ड आया था गुरुमता क्या है? तो गुरुमता क्या है? गुरु के प्रस्ताव। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। ठीक है, राखी व्यवस्था की। राखी व्यवस्था क्या है? कि भाई तुम मुझे अपनी उपज का कुछ भाग दो, हम तुम्हें उसके बदले संरक्षण प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम उन्हें उसके बदले तुम्हें संरक्षण देंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये थी उनकी राखी व्यवस्था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो ये था आप लोगों का राखी व्यवस्था। क्वेश्चन आ चुका है, राखी व्यवस्था किसने स्थापित की थी? ये की थी सिखों ने। ठीक है, और इसके अंदर क्या था? अब राखी हम रक्षाबंधन में देखते हैं, राखी किस लिए बांधते हैं? कि जिसको हम राखी बांधते हैं वो हमारी रक्षा करे। वही चीज है, सिखों ने राखी व्यवस्था चलाई थी, लेकिन वो किस वे में दूसरी तरीके से आती है इसमें, कि उन्होंने बोला था कि हमें तुम अपनी उपज का कुछ भाग दो, 20% भाग दो कर के रूप में, बदले में हम तुम्हें संरक्षण प्रदान करेंगे, संरक्षण सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, अब आता है चौथ और सरदेशमुख। ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। कर के जो हैं, एक राखी व्यवस्था हो गया, चौथ, सरदेशमुख, भाग। ठीक है, कौन सा होता था उपज का? मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन में आप लोगों को 10 बार ये बता चुकी हूं। अब आइए चौथ।
और सर देशमुख, दो अलग अलग कर थे। नाम से पता चल रहा है चौथ यानी कि चौथाई हिस्सा, 100 का चौथाई हिस्सा 25%। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखो, बाकी याद करने की जरूरत है ही नहीं। देखो, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। ठीक है, 25%, और दक्कन में था, चलाया गया था ये, और कौन वसूलता था? मराठा वसूलते थे। ठीक है, चौथ पता चला, चौथ यानी कि चौथाई हिस्सा 25%, उनकी उपज का 25% भाग, चौथाई हिस्सा चौथ के कर के रूप में लोग देते थे दक्कन के अंदर, और इनको कौन वसूलता था? इन्हें वसूलते थे मराठा। नेक्स्ट आता है सरदेशमुखी। अब सरदेशमुखी क्या है? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। सरदेशमुख, इसका 9 से 10% हिस्सा, ये भी दक्कन में था। मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। चौथ में यानी कि चौथाई हिस्सा 25% दिया जाता था, और सरदेशमुख में 9 से 10% दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789, 1789 से लेके 1794 तक। ठीक है, नेक्स्ट है सआदत खान के पास दीवानी, फौजदारी और सूबेदारी के पद थे। सआदत खान, ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने ये अलग से लाइन में लगाया है। सआदत खान के पास कौन कौन से पद थे? दीवानी, फौजदारी और सूबेदारी के पद उन्हें दिए गए थे। और सआदत खान कहाँ का था? कौन से उसके अंडर था? अवध जो था उसके अंडर था वो। ठीक है, अवध राज्य सआदत खान के अंडर काम करता था, सूबेदार था वहां का वो। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से उसके वो थे पद? उसके पद थे, आप लोगों को पता है अच्छे से। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, दीवानी, फौजदारी और कानूनी। नेक्स्ट आता है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794, 1789 से 1794 तक। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेष अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, मेन पॉइंट ये है इसका। फ्रांसीसी क्रांति में किसने लड़ाई लड़ी थी? मध्य वर्ग, किसान और शिल्पकारों ने। किसके खिलाफ? किसके विशेष अधिकारों के खिलाफ? पादरीगण और अभिजातों को, जो उनको विशेष अधिकार दिए गए थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों के जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने के अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजा को भी नागरिकों में बदल डाला। ठीक है, नागरिकता, राष्ट्र राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जोर पकड़ा। अब इसी से रिलेटेड थी चीजें जो बाद में उभर कर आई थी। तो ये था हम लोगों का लेसन नंबर 10, जो कि हमारा पूरा हो चुका है। देखिए, किसी को कोई क्वेरी होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है आपके सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर आप लोगों का जो हिंदी है, इंग्लिश है, किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड कल मिलेंगे। अब हम कल करते हैं हम लेसन नंबर अपना फर्स्ट 8th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। 8th क्लास की हमारी हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि हमारी 18वीं शताब्दी के बाद का जो इतिहास है वो हम उसके अंदर पढ़ेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, सिर्फ एक वर्ड आप लोगों को याद रखना है, और वो वर्ड क्या है कि मिडिवल हिस्ट्री, जो हमारी 7th क्लास की मध्यकालीन इतिहास है, वो है हमारा 7वीं से लेके 18वीं शताब्दी के बीच का इतिहास। बस इसको याद रखिए। इससे पहले 7वीं शताब्दी से पहले का जो हिस्ट्री है वो हमारी किसके अंदर आएगी, 6th क्लास में, और 18वीं शताब्दी के बाद का जो इतिहास है वो हमारा आएगा 8th क्लास में। तो एक वर्ड याद रखिए, 7वीं से लेके 18वीं शताब्दी के बीच का इतिहास हमारी 7th क्लास की बुक का है। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लेसन नंबर फर्स्ट 8th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा हिस्ट्री, क्योंकि 8th क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर्स काफी लंबे हैं, बट उनको मैं वही अपने तौर पे अपने तरीके से आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स पे लेकर आऊंगी। तो बने रहिए। थैंक यू सो मच। एंड यस, पढ़ते रहिए। आप लोगों की डेट जो है एग्जाम की कभी भी आ सकती है। ठीक है, ज्यादातर ये सुनने में आए कि दिसंबर में हो सकते हैं एग्जाम, तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।